आगे, क्योंकि ये शो कॉर्पोरेट कनेक्शन है और एक खास कॉर्पोरेट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ आज केप्री ग्लोबल के मैनेजमेंट है। और केप्री ग्लोबल एक्चुअली करती क्या है, पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एमएसएमई लोन देती है कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस पर फोकस करती है कंपनी, और हमारे साथ देखिए मैनेजमेंट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मिस्टर राजेश बने हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार कंपनी के बारे में और आपको बता दें। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट यहाँ पर लोन देती है कंपनी, और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट आपको ध्यान भी होगा कि बाजार की एक रिन्यूड इंटरेस्ट तो इस स्पेस में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरे कौन से स्पेसेस हैं जहां लेंडिंग करती है? कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी करती है, इनडायरेक्ट लेंडिंग करती है कंपनी। लगभग 8 राज्य हैं और 89 ऑफिसेज है कंपनी के जिनके थ्रू ये ऑपरेट करती है। मेजरली एमएसएमई और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पे काम करती है। तो चलिए एक बार राजेश से आगे का ओवरव्यू भी ले लेते हैं। राजेश शर्मा हमारे साथ एमडी केप्री ग्लोबल के बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर शर्मा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। हमने आपसे पहले भी जब भी बात की है, आपने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अपने ट्रिगर्स हमें समझाने की कोशिश की है। इस वक्त एक बड़ा रीज़न है जिसके चलते हम आपसे बात भी करना चाह रहे थे, वो है राइट्स इशू। क्योंकि राइट्स इशू हालांकि अभी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन ये आपका एक फर्दर ग्रोथ प्लान का बड़ा हिस्सा है। अगर आप इसके बारे में हमें थोड़ी सी और डिटेल्स बता पाएँ, राइट्स इशू से जो रकम जुड़ाएंगे, जो फंड्स रेज होंगे, कितना क्वांटम होगा इसका, और इन फंड्स का कहाँ यूज़ होगा? तो राइट इश्यू जो है, हम करीबन 1000 से 1440 करोड़ रुपए के बीच का एक साइज सोच रहे हैं। और राइट इश्यू इसलिए सोच रहे हैं कि हम जो एक्सपांशन हमने प्लान किया है, हमने एमएसएमई अफोर्डेबल हाउसिंग दोनों की ब्रांचों का एक्सपांशन कर रहे हैं, और अभी गोल्ड लोन का एक नया वर्टिकल हमने ऐड किया है। आगे हमारा फ्यूचर में डिजिटल पार्टनरशिप के थ्रू डिजिटल लेंडिंग का भी प्रोडक्ट शुरू करने का प्लान है। तो इन सभी ग्रोथ प्लान को देखते हुए कैपिटल इन्फ्यूजन को करके कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है और कैपिटल बेस है उसको शोर अप करने से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा होगा। जो हमारे लेंडर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक प्रमोटर लेवल पे हमें भी है कि हमें अपना स्टेक को मेंटेन करना है इस ग्रोथ प्लान में। हमें लगता है आगे कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। तो अगले 5 साल में हम जो करीबन 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का एयूएम बनाने का जो प्लान कर रहे हैं, उसके लिए ये कैपिटल रहेगी। तो एक बार ये कैपिटल आ जाती है, उसके बाद हमें नहीं लगता हमें 4-5 साल को कैपिटल की आवश्यकता होगी। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी सुधरेगी और कंपनी के एक्सपांशन में भी मदद मिलेगी। राइट मिस्टर शर्मा, क्योंकि आपके बहुत सारे फोकस एरिया, आप एमएसएमई को तो लैंडिंग करते हैं, गोल्ड लोन भी एरिया आपके पोर्टफोलियो में हाल ही में ऐड हुआ, और अफोर्डेबल हाउसिंग वहाँ पर भी आपकी लैंडिंग बुक है। लेकिन अगर इन सब स्पेसेस को देखें, 2023 के लिए कौन सा सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर आपको दिख रहा है, या फिर यहाँ बात करें कि कौन से लोन पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स आपको सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करते हुए दिखते हैं? तो जो है 2023 की हम बात करते हैं तो गोल्ड लोन का पहला ही साल है। हमें लगता है हम करीबन 800 करोड़ से के आसपास का जो है एयूएम क्लोज कर पाएंगे, और अगले 5 साल में हम गोल्ड लोन में करीबन 10,000 करोड़ रुपए का बुक बनाने का प्लान कर रहे हैं। और जो एमएसएमई और अफोर्डेबल हाउसिंग है, एमएसएमई करीबन 22 से 27% के बीच ओवरऑल बुक ग्रो करेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग जो है करीबन 40% से बुक ग्रो कर रहा है। तो हम ओवरऑल कंपनी कंसोलिडेटेड लेवल पे करीबन 27 से 30 हजार करोड़ रुपए का जो बुक है उसका प्लान कर रहे हैं। और हमें लगता है कि की डिमांड है, गोल्ड लोन की बात करें तो करीबन 3,30,000 करोड़ की जो है मार्केट साइज है। करीबन करीबन 10 से 12% से सेगमेंट ग्रो कर रहा है। एनबीएफसी का शेयर ज्यादा ग्रो कर रहा है, जबकि बैंक भी काफी एक्टिव है इस सेगमेंट में। लेकिन जो कस्टमर है, बैंक का कस्टमर थोड़ा अलग है, एनबीएफसी का कस्टमर थोड़ा अलग है। तो वहां पे काफी स्कोप है। आज भी बहुत सारे कस्टमर आज भी हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है लोकल मनी लेंडर्स से लेते हैं। तो ये उनका एक फॉर्मलाइज होके वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आके एक बोरो कर सकते हैं। तो ये इस सेगमेंट में काफी अपॉर्चुनिटी लगती है। एमएसएमई की बात करें तो आप देखें कि बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं क्रेडिट ब्यूरोज की और रेटिंग एजेंसीज की, इंक्लूडिंग आरबीआई की जो रिपोर्ट आई थी 2019 में यूके सिन्हा साहब की, उसमें लिखा था कि करीबन 20 से 25 ट्रिलियन रुपीस का आज भी क्रेडिट गैप है एमएसएमई में। तो ये सारे सेक्टर वो हैं जहाँ पे बहुत ही गैप है, एक बहुत ही निश सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं जहाँ पे की बैंक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम इन सारी ग्रोथ को लेके काफी उत्साहित है। राइट
मिस्टर शर्मा, लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की थी तब बात ये हो रही थी कि जो रिटेल सेगमेंट के लोन ग्रोथ है वहाँ एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और इनफैक्ट ये सेंटिमेंट इम्प्रूव भी हो सकता है। आप ये बात कर रहे थे FY23 के सेकेंड हाफ में। अभी इस जंक्शन में क्या यही स्टांस मेंटेन रहेगा या फिर कुछ और तब्दीलियां आप करना चाहेंगे? वैसे देखा जाए तो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सेकंड हाफ हमेशा बेटर होता है, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो ग्राउंड पे कलेक्शन एफिशिएंसी में काफी अच्छा सुधार है, काफी अच्छी है, जो एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में बिजनेस अच्छा हो रहा है, डिमांड अच्छी है। और उसी की बैक पे हमने देखा कि ग्रोथ भी काफी आ रही है, तो डिमांड भी बहुत आ रही है। हम कैपरी की बात करें तो हम इस साल आई थिंक ऑल टाइम हाई यूम पे पहुंचेंगे, ऑल टाइम हाई डिसबर्समेंट पे पहुंचेंगे, और इसी ट्रेंड को देखते हुए हम आगे ब्रांचेस भी और ऐड कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा साल जाने वाला है, और सेगमेंट के अंदर गैप देखें तो हमें लगता है कि अगले 5-7 साल भी ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जो ग्रो करते रहेंगे, और इसमें सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल राजेश जी, ये एक ऐसा समय है जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, बैंकर्स सब मानते हैं कि इतनी अच्छी क्लीन बुक बैंक्स की इससे पहले कभी नहीं दिखी। कॉर्पोरेट बैंक्स अपने पिंक ऑफ द हेल्थ में है, क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है और एनबीएफसीज जो है उन्हें वो भी एक बड़ा पार्ट होते हैं क्रेडिट ग्रोथ का। आप जब 2023 में अब जब एंटर कर रहे हैं तो अभी फिलहाल आपकी क्रेडिट ग्रोथ पर क्या आउटलुक रहेगी? असेट क्वालिटी को आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल आप एनबीएफसी स्पेस को कितना बुलिश सेंटिमेंट के साथ 2023 में देखते हैं? देखिए, मैं जो है डिमांड पे काफी जो है उत्साहित हूँ। डिमांड काफी अच्छी आ रही है। जब तक कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी रहती है, एसेट क्वालिटी बिल्कुल अच्छी रहती है, तो ये इकोनॉमी के अंदर एक्शन है सब तरफ से, कंज्यूमर साइड से, डिमांड साइड से, इंडस्ट्रियल साइड पे। तो कोई रीजन नहीं है कि एमएसएमई अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में कोई भी तरह का हम डिप देखें। जहां तक एनबीएफसी की बात करें, कोई भी एनबीएफसी जो फोकस्ड है, जिसका कॉस्ट इनकम रेशियो कंट्रोल में है, जिसका जो है एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, जो अपने फोकस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए अगले 5-7 साल मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे जाएंगे। जो कंपनियां बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पे फोकस कर रही हैं, जिनका जो हाई कॉस्ट इनकम है, वहां हो सकता है उनको कुछ चैलेंजेज हो, पर मुझे लगता है ओवरऑल सभी एनबीएफसी जो फोकस तरीके पे अपने अपने सेगमेंट में अपने अपना निश बना के काम कर रही हैं, उनके सभी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो अभी फंडिंग कॉस्ट आपको कितनी आगे के लिए किस तरह की लगती है? ये रिवाइज रहेगी, अपवर्ड साइड पर रहेगी? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो बढ़ी है, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उस सिनेरियो में। थोड़ी सी गाइडेंस अगर आप क्रेडिट कॉस्ट के लिए हमें शेयर करें, जो आपने एस्टिमेशन लगाया है FY23 के लिए। देखिए, मैं जो है डिमांड पे काफी जो है उत्साहित हूँ। डिमांड काफी अच्छी आ रही है। जब तक कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी रहती है, एसेट क्वालिटी बिल्कुल अच्छी रहती है, तो ये इकोनॉमी के अंदर एक्शन है सब तरफ से, कंज्यूमर साइड से, डिमांड साइड से, इंडस्ट्रियल साइड पे। तो कोई रीजन नहीं है कि एमएसएमई अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में कोई भी तरह का हम डिप देखें। जहां तक एनबीएफसी की बात करें, कोई भी एनबीएफसी जो फोकस्ड है, जिसका कॉस्ट इनकम रेशियो कंट्रोल में है, जिसका जो है एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, जो अपने फोकस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए अगले 5-7 साल मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे जाएंगे। जो कंपनियां बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पे फोकस कर रही हैं, जिनका जो हाई कॉस्ट इनकम है, वहां हो सकता है उनको कुछ चैलेंजेज हो, पर मुझे लगता है ओवरऑल सभी एनबीएफसी जो फोकस तरीके पे अपने अपने सेगमेंट में अपने अपना निश बना के काम कर रही हैं, उनके सभी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। बिफोर वी लेट यू गो मिस्टर शर्मा, एक लास्ट सवाल, क्योंकि आपने रिसेंटली ही फोरे किया गोल्ड लोन सेगमेंट में भी, ये आपके लिए एक नया वर्टिकल है, लेकिन कितना बड़ा यील्ड जनरेटर है ये? किस तरह के रिटर्न्स आप इस पर्टिकुलर वर्टिकल से देखते हैं? तो ये बुक पे हमारा जो टारगेट है वो करीबन करीबन जो है मिक्स सारे सब तरह के कस्टमर को मिला के करीबन 20% का इंटरेस्ट रेट का टारगेट है। हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो और इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है, क्योंकि आपका ब्रांच का सेटअप होता है, आपको सेफ लगाना होता है, आपका पूरा टीम ऑन ग्राउंड होता है। बट इसके बावजूद भी ये उन लोगों को गोल्ड लोन दिया जाता है जिनको तुरंत 10 मिनट में लोन चाहिए है, जिनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता है कोई भी कारण से। तो ये एक Tier 3 Tier 4 टाउन में उन लोगों को तुरंत इमरजेंसी में या कोई भी नीड बेसिस शॉर्ट टर्म अमाउंट की लोन देने के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है, और उसमें ग्रोथ का काफी पोटेंशियल है। तो इंटरेस्ट रेट 20% के आसपास का हमारा।
ओके 20% तक का आप इस पे एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आज समय देने के लिए, ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मैनेजमेंट की तो बात हमने सुनी, एक बार हम फंडामेंटल नजरिया भी लेते हैं स्टॉक पर। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा बने हुए। विवेक से समझते हैं। विवेक, आपने अगर ये पूरी सारी कॉन्वर्सेशन हमारी सुनी हो, और जाहिर तौर पर इस वक्त बैंक्स और फाइनेंशियल्स की जितनी क्लीन बुक है और बैंक्स और फाइनेंशियल्स जितने बड़े क्रेडिट ग्रोथ का जो फायदा मिलता है वो एनबीएफसी को भी मिल रहा है, और इनके तो 3 वर्टिकल है, सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, अब इनके लिए गोल्ड यील्ड सेगमेंट जो है वो भी यील्ड जनरेटर हो गया है। आप कैसे इस काउंटर को, इस स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, इस कंपनी को? गुड आफ्टरनून प्रियंका। देखिए, ओवरऑल स्टॉक मतलब फंडामेंटली काफी स्ट्रांग दिखता है। करीबन 35% इसका मतलब सीएजीआर नेट प्रॉफिट ये कमा के दिखा रहे हैं मार्केट को, ये बहुत एक पॉजिटिव है। इनका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो करीबन 74-75% है, वो बहुत स्ट्रांग एक मैसेज सेंड करता है। और पिछले 4-5 क्वार्टर से ये लोग लगातार प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन क्या है कि देखिए, ये अब एक क्राउडेड स्पेस होके रखा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, क्राउडेड स्पेस है, लेकिन क्या है कि देखिए मतलब दिसंबर 2020 में ये स्टॉक करीबन 300-350 का था। दिसंबर 21 में ये 550 उस रेंज में घूरा था, और आज ये 770 रेंज में चल रहा है। तो अगर आप प्रियंका वैल्यूएशन देखो तो मुझे स्टैंड अलोन जो गोल्ड कंपनीज है, मनप्पुरम या फिर जितनी भी कंपनीज है वो चीप लग रही है। और अगर बाकी बिजनेसेस भी देखो तो हाउसिंग फाइनेंस में बाकी कंपनीज और चीप लग रही है। तो मैं ये दुविधा में हूँ कि आपको एक बुफे दिया जाए या फिर अला काटे में लेके फिर उसमें इन्वेस्ट करूं। तो वैल्यूएशन अभी फिलहाल कॉस्टली है। मुझे लगता है कि ये इस कंपनी में पक्का आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन ऑन डिप्स। अगर ये मुझे करीबन 650 कोई भी पैनिक में मिल जाता है तो मैं खुशी खुशी इसको लूंगा। लेकिन आज के दिन जो इसका पी है और कंपेयर टू पीयर ग्रुप पी, मुझे थोड़ा कॉस्टली लग रहा है। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन प्राइस वाइज आज बहुत कॉस्टली लग रहा है। तो ऑन टिप्स मेरी बाई की सलाह रहेगी, और फिलहाल इन दामों में थोड़ा अवॉइड की ही सलाह रहेगी।